और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। ट्रक पर हुए आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। आईटीबीपी आपको बता दें कि लगातार जांच भी कर रही है। इधर ये भी आपको बता दें कि आईबी रिपोर्ट में बताया गया कि बीजी सेक्टर में आतंकियों ने हमले के लिए स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, यानी कि आतंकियों ने इस हमले को कटरा हमले के पैटर्न पर भी अंजाम दिया था। क्या है पूरा मामला, तस्वीरों के जरिए आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुंछ में आतंकी हमला अब बालाकोट जैसा बदला। वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। आतंक पर होगा निर्णायक प्रहार। आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान। शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। हमारे 5 जवानों की जो मृत्यु हुई है वो बड़ा अफसोसजनक है। मैं उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मां भारती के 5 सपूतों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले आतंकी चाहे जहां भी छिपे हों, किसी भी बिल में घुसकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हों, वो ज्यादा वक्त तक बचने वाले नहीं। उनकी कायराना हरकत पर भारतीय सेना जवाब देगी और चुन चुन कर पाकिस्तान के पाले गए दहशतगर्दों को मारेगी। पुंछ में गुरुवार को हुए एक आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद बाटा डोरिया क्षेत्र के घने जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों की तलाश की जा रही है। ड्रोन, स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ स्पेशल फोर्सेस उतारी गई है। संबंधित इलाकों में आतंकियों की खोज में चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। एमआई हेलीकॉप्टर ने घने जंगल क्षेत्र की टोह ली जा रही है। सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुंछ हमले में भी कटरा स्टिकी बम जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। आतंकी हमले में पैटर्न कटरा जैसा लग रहा है। कटरा में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया। पुंछ में भी स्टिकी बम के इस्तेमाल होने की खबर आ रही है। आईबी ने गृह मंत्रालय और एनआईए को सभी तथ्यों से संबंधित रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट में बताया गया कि आतंकियों ने ट्रक पर 36 राउंड गोलियां दागी है। मैनेजमेंट के कार्य करेंगे। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। अब फिर हमने सिर पे चढ़ा लिया है, तो अब इसको सिर से उतारना होगा। जहां तक सवाल है ग्राउंड पे जो वारदात हुई है, मैं वहां पे रोमियो फोर्स कमांडर था। मैं वो इलाका जानता हूं, ये ट्रूप्स जानता हूं। बहुत अच्छी पलटन है। हो जाता है कभी कभार इस तरह का एम्बुश, अगर दुश्मन ठान ही ले कि उसने आपको एम्बुश करना है, उसको मौका मिला, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारे 5 जवान शहीद कर दिए। और ये मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है एट दिस लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स। माय हार्ट गोज आउट टू द बॉयज़ एंड देयर फैमिलीज। लेकिन मेरा उनको केवल एक यही आह्वान है, जैसे मैं रोमियो फोर्स कमांडर पहले होता था, मैं कहता था गेट ऑन विद इट, मूव फॉरवर्ड एंड टेक रिवेंज। मारो उस ग्रुप को, वापस नहीं जाने दो जिंदा 2 पांव पे, मत जाने दो जिंदा। एंड नॉट ओनली ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के पार भी दुश्मन को दुख और दर्द होना चाहिए। हमारे 5 जवानों की जो मृत्यु हुई है वो बड़ा अफसोसजनक है। मैं उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि SOPs को वायलेट किया गया। मैंने भिम्बर गली से काफ़ी वाकफियत रखता हूँ, उस इलाके में मैं बड़ी उड़ान की है। ये एक फेवरेट पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन रूट है और पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया है। 23 और 24 मई को श्रीनगर में G20 का टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे, ये दर्शाने के लिए कि वहाँ पे एक किस्म से शांति जो है उस माफी की बहाल नहीं हुई जैसे हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। और दूसरा, ये एरिया डिस्प्यूटेड है और पाकिस्तान हर प्रकार से हमको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले को अंजाम 7 दहशतगर्दों ने दिया। इनमें 3 विदेशी आतंकी हैं। हमले का बदला लेने के लिए सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर अपना एक्शन शुरू कर दिया है। करीब 2000 कमांडोज को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है।
आतंकियों की कायराना हरकत में 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें से 4 पंजाब के हैं। ओडिशा के लांस नायक देवाशीष बसवाल, पंजाब के लांस नायक कुलवंत सिंह, पंजाब के सिपाही हरकिशन सिंह, पंजाब के सिपाही गुरसेवक सिंह, पंजाब के हवलदार मनदीप सिंह। शहीदों के घरों में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर ओडिशा की है। लांस नायक देवाशीष बसवाल शहीद हुए। देवाशीष बसवाल की शादी 2021 में अक्षय तृतीया के दिन हुई थी और दुर्भाग्य देखिए, अक्षय तृतीया के दिन उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पंजाब के मोगा जिले के चारिक गांव के रहने वाले कुलवंत सिंह भी शहीद हो गए। कुलवंत के घर में मातम पसरा हुआ है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद की 1.5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटा है। शहीद के पिता बलदेव सिंह करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अब बेटा भी देश की सेवा में शहीद हो गए। आतंकियों ने जिस ट्रक पर अटैक किया, उस ट्रक को पुंछ के सांगियोटे गांव ले जाया जा रहा था। ट्रक में इफ्तार के लिए फल और अन्य सामान ले जाया जा रहा था। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट ने इफ्तार पार्टी के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन दहशतगर्दों की कायराना हरकत की वजह से सांगियोटे गांव के लोग ईद नहीं मना रहे हैं। जवानों की शहादत का बदला लेने सेना के जवान फुल एक्शन में हैं और आंकड़े भी तस्दीक कर रहे हैं। जिसने भी सेना को चैलेंज करने की कोशिश की, उसे जल्द ही ढेर कर दिया गया है और एक जवान के बदले 6 आतंकियों को मारकर हिसाब पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब देखिए, भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में जुटा हुआ है और इसके लिए हर तरफ से तैयारी भी की जा रही है। अब छोटे घातक ड्रोन के निर्माण को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत ने ऐसा ड्रोन तैयार किया जो कि दुश्मन देशों की नींद उड़ा देगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से नापाक हरकत करने वालों के खिलाफ आसानी से एक्शन होगा और इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र और इसके जरिए आतंकियों के अड्डों और लॉन्च पैड्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। भारतीय सेना में स्वदेशी ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों को डसने के लिए तैयार नागास्त्र, पल भर में होगा दुश्मनों का खात्मा। नागास्त्र से कांपेगा चीन पाकिस्तान। सचेत हो जाओ चीन और पाकिस्तान, भारत का स्वदेशी ड्रोन बनकर है तैयार। अब दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। समुद्र से लेकर जमीन तक हर चाल पर रखी जाएगी नजर। बिना वक्त गवाए दुश्मन हो जाएगा ढेर। मानव रहित विमान नागास्त्र भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने वाला है। अचूक मारक क्षमता की वजह से दुश्मन भागते फिरेंगे। इस मानव रहित हवाई यान यानी UAV का नाम नागास्त्र है, जो कि भारतीय सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। नागास्त्र आने के बाद अपना कोई नुकसान किए बिना दुश्मनों को टारगेट करना काफी आसान हो जाएगा। ये पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के लिए किसी जहरीले नाक से कम नहीं होगा, जो उन्हें बीहड़ इलाकों में भी डसने से नहीं चूकेगा। इजराइल और पोलैंड की कंपनियों को पछाड़कर नागपुर की भारतीय कंपनी को 550 UAV का ठेका मिला है। 1 साल के भीतर इसकी आपूर्ति करनी होगी। छोटा ड्रोन बड़ा काम, 15 से 20 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम UAV को GPS क्षमता बनाया गया है। UAV में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री, दुश्मन इलाकों में घुसकर मारने की क्षमता। इस ड्रोन के प्रोडक्शन का जिम्मा निजी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज को दिया गया है। ड्रोन ऐसे करेगा काम। ड्रोन से जुटाई गई सूचना सीधे ग्राउंड स्टेशन को मिलेगी। ग्राउंड स्टेशन पर स्थित कंट्रोल रूम से कमांड देकर मिसाइल से हमला किया जाएगा। हमले के बाद ड्रोन को वापस बुला लिया जाएगा। भारत आत्मनिर्भरता में जुटा है। रक्षा क्षेत्र के कई सामान भारत में निर्माण किए जा रहे हैं और अब भारत ड्रोन निर्माण में आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर
हेम ड्रोन अ थ्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी की ये पहल रक्षा उपकरणों के निर्माण में मेक इन इंडिया का विस्तार करने के लिए है। इससे भारतीय ड्रोन इकोसिस्टम्स के लिए मौके बढ़ेंगे और भारत आने वाले दिनों में ड्रोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। खबर सूडान से जुड़ी हुई अब आपको बताएंगे। देखिए, सूडान में हालत काफी गंभीर है। लड़ाई इतनी भीषण हो चुकी है कि सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आम नागरिकों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। सूडान में यूरोपीय यूनियन के राजदूत के आवास पर भी हमला हो चुका है और इसके अलावा अमेरिकी दूतावास के काफिले को भी निशाना बनाया गया। सूडान में हजारों भारतीय फिलहाल फंसे हुए हैं और उन भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। तो उधर सूडान में फंसे भारतीय लगातार गुहार लगा रहे हैं और ऐसा ही एक परिवार हरियाणा के जींद का है। सूडान में फंसे जींद निवासी के परिजनों ने सूडान की कहानी सुनाई है और सरकार से निकालने की गुहार भी लगाई। सूडान में गृहयुद्ध जैसा माहौल है। हर तरफ आग और धुआं देखा जा रहा है। शहर में गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। अब तक 400 से ज्यादा जाने जा चुकी है। इसमें एक भारतीय भी है। वही 4000 भारतीय फंसे हुए हैं और फंसे हुए भारतीय मदद की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा में जींद का गुप्ता परिवार भी सूडान में फंसा है। राजधानी खार्तूम में अमन गुप्ता पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ फंसे हुए हैं। परिवार को निकालने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। जींद में रेलवे रोड निवासी अमन गुप्ता पिछले 5 साल से खार्तूम में रह रहे हैं। वो खार्तूम में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। गृहयुद्ध की वजह से वो पिछले 6 दिनों से घर के अंदर ही कैद है। घर में जो राशन था वो लगभग खत्म हो चुका है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अमन गुप्ता के परिजन काफी परेशान है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से अमन गुप्ता और उनके परिवार को निकाला जा सके। बस वहाँ पर अभी जैसा मुझे पता लगा था अभी पिछले हफ्ते से ही सूडान में जो एक सिविल वार जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उसके कारण हमारे जो भारतीय नागरिक काफ़ी परेशान हैं। और मेरे भी पड़ोस में मेरे जो एक बेटा के नाते जो ना रविंदर जी से मेरी बात हुई, तो बेटा अमन गुप्ता जो अपने परिवार के साथ वहाँ रुका हुआ है, तो मेरी आज ही वहाँ सूडान एम्बेसी में बात हुई है। तो वो कह रहे हैं जैसे ही थोड़ी शांति होगी तो हम वहाँ इंडियन गवर्नमेंट से, भारतीय अपना सरकार से बात हुई है, तो वो फ़्लाइटों का अरेंज करेंगे। लगभग 3-4 हज़ार भारतीय वहाँ काफ़ी दुविधा में, काफ़ी परेशानी में हैं। और हम भी परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि जल्दी जब वहाँ पे शांति बहाली हो और जो हमारे भारतीय हैं नागरिक जितने भी हैं वो सुरक्षित हमारे भारत में वापस लौटें सुख समृद्धि से। और हमारा बेटा सूडान गया हुआ है। 8-9 साल हो गए उनको गए को। 4 महीने पहले ही वापस गए हैं वो नवंबर में ही। और वहाँ बहुत कंडीशन ख़राब है। वहाँ बहुत लड़ाई, अर्धसैनिक और सैनिकों की बहुत लड़ाई है। बम और बहुत विस्फोट होती हैं, धुआं वगैरह खिड़की से बहुत आता है। बच्चे बहुत सहम रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से विनती करती हूँ मेरे बच्चे को वापस बुलाया जाए। हम बहुत डरे हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत डरे हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें भारतीयों को निकालने के लिए खास चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए फौरन योजना तैयार करने को कहा। ये प्लान एयरलिफ्ट भी हो सकता है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने सरकार को सूडान की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान में लगातार बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। सूडान पर बातचीत की गई। भारत जल्द संघर्ष विराम की दिशा में प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है जिससे सुरक्षित गलियारों यानी कॉरिडोर का निर्माण हो सके। इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सूडान में फिलहाल 72 घंटे का सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है।
जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को आदेश दिए गए हैं। ऐसे में सूडान में फंसे भारतीयों में नई उम्मीद जगी है। हरीश्वर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने इससे पहले कब ऐसे हालात में दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की एयरलिफ्ट कर जान बचाई है। उसके बारे में अब आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। देखिए, भारत के बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला गया था इस ऑपरेशन के जरिए और कई लोगों की मदद यहाँ पर की गई थी। 18,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था इस ऑपरेशन के जरिए। ऑपरेशन गंगा की जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने 76 फ्लाइट्स भी भेजी थी। इस ऑपरेशन में साल 2015 में यमन से भारतीयों को निकाला गया। ये दरअसल ऑपरेशन राहत। इससे पहले ऑपरेशन गंगा के बारे में आपको बताया, तब आपको बता रहे ऑपरेशन राहत। 4,000 भारतीयों को निकाला गया था, बाहर सुरक्षित पहुंचाया गया था। साल 2011 में लीबिया में युद्ध छिड़ गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग की जानकारी आपको दे रहे हैं। इस ऑपरेशन के जरिए एयरलिफ्ट कर 15,400 भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया था, निकाला गया था वहां से। 2006 में लेबनानी उग्रवादी समूह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ा था और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सुकून। 1,764 भारतीयों समेत 2,280 लोगों को यहां पर सुरक्षित निकाला गया था इस ऑपरेशन के जरिए। ऑपरेशन कुवैत, खाड़ी युद्ध के दौरान काफी भारतीयों को इस ऑपरेशन के तहत एयरलिफ्ट किया गया था और वायुसेना ने करीब 2 लाख नागरिकों को निकाला था। ऑपरेशन कुवैत की जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 महीने तक इस अभियान को चलाया गया था और कई भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था, वहां से निकाला गया था। तो इसको लेकर हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि कौन कौन से ऑपरेशन थे और किस ऑपरेशन के जरिए कब कितने भारतीयों को वापस लाया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। आपने हिजाब विवाद खूब सुना होगा। हिजाब को लेकर कोर्ट कचहरी की बातें भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज आपको हिजाब को लेकर ऐसी खबर दिखाने जा रही हैं जो कि सुकून पहुंचाने वाली है। कर्नाटक में एक बेटी ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया और तालीम के लिए बेटी ने हिजाब उतार दिया। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिजाब चुना, पढ़ाई पर फोकस। दोनों बेटी कर्नाटक की हैं। एक कुछ दिन पहले चर्चा में थी और दूसरी आज है, और वजह है हिजाब। एक का नाम मुस्कान है तो दूसरी का नाम तबस्सुम। कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था। तब मुस्कान ने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनकर नारे लगाए थे। तब दुनिया भर के कट्टरपंथियों ने वाहवाही की थी। उन कट्टरपंथियों को अब करारा जवाब मिला है। जवाब तबस्सुम शेख ने दिया है। तबस्सुम ने हिजाब की जगह तालीम पर भरोसा किया और यही वजह है कि वो कर्नाटक बोर्ड की टॉपर बनी। सरकार के आदेश ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैं दुविधा में पड़ गई क्योंकि धर्म भी जरूरी था और पढ़ाई भी। अगर मुझको स्कूल में पढ़ना है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा। अगर हिजाब पहनूंगी तो फिर स्कूल नहीं जा सकती थी। लेकिन मुझे पता था कि क्या करना है। मैं अपने भविष्य के लिए क्लियर थी। मैंने हिजाब की जगह तालीम को चुना। Also, I would like to encourage my juniors to give it their best shot, because all of you can also achieve what I have achieved. In fact, you can go even further. I believe in all of you, so please give it your best shot. Don't hesitate to ask others for help, especially your teachers. They're always here to help you. And yes, please work hard and smart. एक साल बाद तबस्सुम का हिजाब नहीं पहनने का फैसला रंग लाया। आपको तबस्सुम शेख के बारे में बताते हैं। नगरत्मा मेधा कस्तूरी गंगा शेट्टी राष्ट्रीय विद्यालय की छात्रा है तबस्सुम। तबस्सुम ने प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया। एग्जाम में तबस्सुम को 600 में से 593 अंक मिले। हिंदी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में 100 अंक हासिल किए। बोर्ड एग्जाम में तबस्सुम ने टॉप किया। पिछले साल कर्नाटक की उडुपी से हिजाब विवाद शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये विवाद कई अन्य जिलों में फैल गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर छात्रों को पीयूसी और डिग्री कॉलेजेस में निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए कहा। ज्यादातर सरकारी और निजी कॉलेजेस में हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है। विवाद बढ़ा तो ये मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन जिस तरह तबस्सुम ने अपने ख्वाब के लिए हिजाब को उतारा, वो दूसरी लड़कियों के लिए नजीर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
हर साल की तरह शाहरुख खान ने एक बार फिर से ईद 2023 पर फैंस का सजदा किया। शाहरुख खान ने फैंस के सामने हाथ जोड़े। मुंबई में अपने आलीशान घर मन्नत से शाहरुख खान ने देश भर से आए फैंस से मुलाकात की। शाहरुख खान ने ईद पर किंग खान हजारों फैंस मुंबई पहुंचे थे। मन्नत के बाहर से सामने एक फोटो निकलकर सामने आई है और फोटो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैंस शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए कितने बेकरार थे। जैसे शाहरुख खान बालकनी में आए तो हर कोई बस एकटक उनको देखता रहा।